जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक यानी दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का परिचय। यहाँ पर लिखा है, ये क्या होगा, पृथ्वी का परिचय। तो पृथ्वी से संबंधित जो भी प्रश्न पिछले 20 वर्षों में पूछा गया है, आज हम लोग इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और इससे आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा इसी से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा था? इरेटोस्थनीज ने कहा था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। तो ऑप्शन के मुताबिक आप मार सकते हैं 12,750 किलोमीटर, बी आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार ये 44 किलोमीटर, कहीं कहीं 42 किलोमीटर रहता है। आंसर सी। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घिरे हुए हैं। तो ये 70% भाग घिरे हुए हैं समुद्र कुल पृथ्वी का। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो पृथ्वी की आयु परमाणिक घड़ियों द्वारा ज्ञात की जा सकती है और ये यूरेनियम डेटिंग विधि भी है भी द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, उसे ही परमाणिक घड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा घूर्णन। तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहा जाता है घूर्णन। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो इसका गति है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। आंसर ए। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंबवत से कितना झुका होगा? तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? तो इसका आंसर होगा ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता। उसके बाद ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। तो आंसर सी। 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को शरद विषु मनाया जाता है। दिसंबर 23 को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होता है। इसमें ऊपरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। तो इसका आंसर होगा मकर रेखा। स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? स्थल मंडल भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह का निर्देशन करता है। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यह प्लेट टेक्टोनिक्स में किया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर हलचल का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से किया जाता है। निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो कोयला एक कार्बनिक चट्टान है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? शैल भूम या मैग्मा, शैल मूल या मैग्मा कहा जाता है। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है तलछटी चट्टान, यानी अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो ग्रेफाइट एक रूपांतरित चट्टान है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो पृथ्वी के भूपर्पटी में एल्युमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन के मुताबिक आप लिख सकते थे ओ, सियाल या फिर इसका ट्रिक है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इस आधार पर होगा एल्युमिनियम। पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है। भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता होती है, तो सिलिका की प्रचुरता होती है। पृथ्वी के डैश में नीफे यानी निकेल और फेरस पाया जाता है, तो क्रोड में निकेल और फेरस पाया जाता है। नीफे शब्द संबंधित है, नीफे शब्द पृथ्वी के कोर से संबंधित है। नीफे शब्द पृथ्वी के कोर से संबंधित है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है, तो ये निकेल और फेरस यानी निकेल और लोहा बनाता है पृथ्वी के क्रोड को। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, सियाल। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से पुकारा जाता है। इसमें सियाल में क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। IST एवं GST के बीच समयों का अंतर कितना होता है, तो 5.5 घंटा होता है। यदि ग्रीनविच में 6 बजे पूर्वाह्न है तो 11 बजे कहाँ होंगे, तो 11 बजे होंगे 75 डिग्री ईस्ट पर। अगला प्रश्न है, अगर 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय दिखाएगा, तो यह होगा दोपहर 12 बजे मंगलवार। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो इसका आंसर होगा 1 घंटा। 15 डिग्री 1 घंटा के बराबर होता है। यदि एक स्थान पर 23 सितंबर को सूर्य दिग्गज कोटि यानी एजीमुथ के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है तो उक्त स्थल का अक्षांश क्या है, तो इसका आंसर होगा 35 डिग्री उत्तर। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली माध्याह्न रेखा तथा प्रधान माध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उस बिंदु कहते हैं देशांतर। ग्रीनविच पर समय माध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा, शाम 3:20 होगा। ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच है यूनाइटेड किंगडम में। यदि भारत में सुबह 11 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बजेंगे, तो लंदन में बजेंगे 5:30, क्योंकि लंदन का समय और हमारे समय के बीच का अंतर 5.5 घंटे है। 2 शहर ए और बी के अक्षांश और देशांतर निम्नवत हैं। ए है 12 डिग्री उत्तरी और बी है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर है 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और बी का है देशांतर 9 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जब शहर ए में 800 घंटे UTC समय होता है तो नगर बी में क्या समय होगा, तो 200 होगा। 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है देशांतर। 2 स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है, देशांतर प्रभावित करता है। सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना
चाहिए देशांतरों का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो स्थानीय समय के बीच अंतर होगा 4 मिनट का। देशांतरीय यमोत्तर है। देशांतरीय यमोत्तर है मुख्य यमोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो समान हैं एक बिंदु से यात्रा काल। अगला प्रश्न है मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती है? तो यह कंटूर्स रेखा कहलाती है। कंटूर्स रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो कंटूर्स रेखा स्थलाकृति मानचित्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश। आंसर ए। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा इनमें से ब्राज़ील से होकर गुजरती है। विषुवत पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो डैश कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा आइसो बार। समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु हैं? तो आइसोहाइट रेखा समवर्षा को दर्शाता है। मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को कहते हैं समोच्च रेखाएं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग डैश है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होगा 12,756 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य माध्ययों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी यानी बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है। पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समांतर होता है कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है? 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को विभाजित करती है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो 38वीं समांतर रेखा को अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिंडेनबर्ग रेखा। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा हिंडेनबर्ग रेखा कहलाती है। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दोनों
अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है 78%। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? अल्ट्रा वायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। आंसर सी। इसको याद करने के लिए TSOX याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भू धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। आंसर सी होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल पर उत्पन्न होती है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की बाह्यतम परत को कहा जाता है एक्सोस्फियर। वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है कहलाती है आयन मंडल। हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है? तो इसका आंसर होगा यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आंसर डी। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन किस स्तर में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है ओजोन परत। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब, ये गलत लिखा हुआ है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने का काम में लाया जाता है। समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं और सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। तो ये सभी सही हैं, जबकि बी गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो जलवाष्प और धूलकण वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है। पच्छाम मेघ का अर्थ है? पच्छाम मेघ है उच्च मेघ। पच्छाम मेघ का अर्थ है उच्च मेघ। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा बनने की संभावना गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है। उस समय जब गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है तब कोहरा बनने की संभावना अधिक होती है। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है? तो साफ आसमान और शांत हवाएं। जब साफ आसमान और शांत हवाएं होगा तब सुबह में ओस बनने की संभावना अधिक होती है। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? मौसम के उतार चढ़ाव निम्न अक्षांशों पर होते हैं। निम्नलिखित देशों
में से किस देश में सर्दियों में के मौसम में भी वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे में सर्दियों में भी वर्षा होती है। हिमपात तब होता है जब क्या होता है, वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे आता है, तब हिमपात होता है। मेटेरियोलॉजी अध्ययन है। मेटेरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है। मेटेरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? नमी मापी जाती है आर्द्रता मापी से। नमी आर्द्रता मापी से मापी जाती है। आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है। तो आर्द्रता वायु की नमी से संबंधित है। आपेक्षिक आर्द्रता साधारणतया नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर। किसी स्थान की वर्षा निर्धारित करती है समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर। अगला प्रश्न है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित किस देश में गर्मी होती है? तो न्यूजीलैंड में गर्मी होती है। जब भारत में सर्दी होगी तो न्यूजीलैंड में गर्मी होगी। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जैसे जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद होगा भूमध्य सागरीय जलवायु और लास्ट में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। आंसर ए। निम्न में से किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है शिकार करना। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है शिकार करना। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु। अगला प्रश्न है यानी 101वां प्रश्न। अब मात्र 16 प्रश्न बचा है। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे। इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप पानी के नीचे जाने वाले भूकंपों की घटनाओं में वृद्धि होगी। आंसर डी। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुव पर होता है। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक है। तो किसी स्थान का अक्षांश इसके तापक्रम का सूचक है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो दिन रात बराबर होते हैं। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं तो कहलाती है ओरोरस। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो इसका आंसर होगा मेलबर्न में। किस वर्ष के 5 मार्च का दिन उसी वर्ष का कौन सी तारीख के दिन के बराबर है? किसी वर्ष के 5 मार्च का दिन उसी वर्ष के कौन सी तारीख के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 7 सितंबर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में।
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान होती है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो इसका आंसर होगा पेरिहेलियन। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो उसको कहते हैं पेरिहेलियन। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल है मिश्रण। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। इनमें से कौन सही है? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध है, ये सही है। डैश भारतीय भूभाग को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाद्वीप एवं द्वीप से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। एग्ज़ाम का डेट जारी हो गया है, तो अब आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर को जो भी पेपर हुआ है उन सारे पेपर को देखते रहना चाहिए। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं और जो प्रश्न चल रहा है वो सारे प्रीवियस ईयर का है, और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही आप पढ़िए, यही काफ़ी है। और साथ में करंट अफेयर्स मौजूद रखिए, मैथ भी प्रैक्टिस करते रहिए। सेट रोज़ दिन एक लगाना है, और साथ में एनालिसिस भी करते रहिए, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।